वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो कल हमारी जो क्लास है वो नहीं हो पाई थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। थोड़ा सा तबीयत हेल्थ का इशू था, लेकिन आज बेहतर महसूस कर रही हूँ। तो कोई भी चीज़ आपकी स्किप नहीं होगी। लगातार कंटिन्यू हमारी साइकोलॉजी की क्लास चल रही है। डेवलपमेंट की जो यूनिट है वो हमारी पूरी हो गई है। अब हम लर्निंग की जो यूनिट कर रहे हैं, आप चाहे टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी कोई भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाले हैं। चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एचटेट है या अपकमिंग सीटेट भी होने वाला है जनवरी में, उसकी भी डेट आ चुकी है ऑलरेडी। सीटेट के लिए हमारे चैनल पर सब सारी चीज़ें अपलोडेड है, वो भी देख सकते हैं। वो एचटेट के लिए भी है साथ के साथ, क्योंकि एचटेट में डीप चीज़ें पूछी जाती है तो वहाँ डीप में सारी चीज़ें पढ़ाई गई है, तो आप उन चीज़ों को वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो हम अल्बर्ट बंडूरा की बात कर रहे थे। अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है वो लगभग हमारा कवर हो गया था। इनके 4 सोपान रहते हैं, उनके बारे में जान लेंगे। और अल्बर्ट बंडूरा ने फिर 2 तरह का पुनर्बलन दिया। पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा काम किया थोर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के पिता है, इसलिए वो क्या है पुनर्बलन हो गए। पुनर्बलन का सबसे ज़्यादा जो यूज है वो स्किनर ने किया है, लेकिन प्रचलन में ये लाए शिक्षा के फील्ड में थोर्नडाइक ने। रीइंफोर्समेंट को, पुनर्बलन को, दंड हो गया, ठीक है, किसी तरह की मोटिवेशन हो गए, इन शब्दों का यूज करने वाले थोर्नडाइक थे। और आगे चलकर काम अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने किया। इसी तरह एल्बर्ट बंडूरा ने भी क्या है 2 तरह का पुनर्बलन बताया, जो काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आज भी एल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है एज इट इज़, हम हर तरह के बच्चे पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग की बारे में बात कर चुके थे हम, कि बच्चा क्या है जो भी देखता है, बड़ों को देखता है, उसी तरह का व्यवहार करता है। 3 कंडीशन के बारे में हमने बात की। 1 मिनट रिकैप इसलिए कर रहे हैं ताकि हर चीज़ कनेक्टेड लगे, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसे ना लगे कि ये कहाँ से आ गई। तो तीन कंडीशन दी एल्बर्ट बंडूरा ने, और ये देखा कि जैसी कंडीशन बच्चे के सामने पेश की गई, बच्चे ने वैसा ही व्यवहार किया। अगर बच्चे को मोटिवेट किया गया तो बच्चा क्या है उन क्रियाओं को बार बार दोहराता रहा। जहाँ पर बच्चे को दंड दे दिया गया, सजा मिली, तो बच्चे ने उस व्यवहार को नहीं दोहराया, इमिटेशन नहीं किया, अनुकरण नहीं किया। उसके बाद क्या है, डोलार्ड और मिलर्स ने भी सोशल लर्निंग पर बहुत ज़्यादा काम किया। इन्होंने एक बुक लिखी डोलार्ड्स और मिलर्स, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रही हूँ। डोलार्ड्स और मिलर्स ने एक बुक लिखी सोशल लर्निंग ऑफ इमिटेशन, ठीक है, इमिटेशन, यहाँ थोड़ा सा स्पेस नहीं है मेरे पास, आप लिख लेना। तो सोशल लर्निंग ऑफ इमिटेशन, इन्होंने डोलार्ड्स एंड मिलर्स ने बुक लिखी। और इनमें क्या बताया कि जो मनुष्य है वो 3 तरह का व्यवहार करता है। एक तो सेम टू सेम करता है, समान व्यवहार करता है, यानी एक पर्सन ने जिस कंडीशन में वो व्यवहार किया तो दूसरे ने अगर उसकी नकल की है, अगर बच्चा है तो बच्चे ने उसकी नकल की है, तो बच्चे के सामने अगर सेम वही कंडीशन आएगी तो बच्चा क्या है उसी कंडीशन के हिसाब से वैसा ही व्यवहार करेगा। नंबर 1, इसे बोला गया डोलार्ड ने समान व्यवहार, यानी जैसी सेम कंडीशन है तो बच्चा सेम कंडीशन में, जैसे क्या है एक बच्चा, वो वयस्क क्या होता है पहली कंडीशन में वो डोल को पीट रहा था, अगर वैसी ही कंडीशन बच्चे के सामने आएगी तो बच्चा उस व्यवहार की कॉपी करेगा। दूसरा क्या था, प्रतिलिपि व्यवहार, ठीक है, समान व्यवहार यानी सेम कंडीशन में होगा वो अप्लाई, अगर कंडीशन बदल जाएगी तो बच्चे का व्यवहार भी बदल जाता है। जिस तरह दूसरी कंडीशन में हुआ था, अच्छा व्यवहार करते हुए बच्चा देखता है तो वो अच्छे व्यवहार को अप्लाई करता है वहाँ। और दूसरा क्या है, समान तरह का व्यवहार बताया। इस बुक में चर्चा की सोशल लर्निंग ऑफ इमिटेशन, यानी अनुकरण किया। तो पहली कंडीशन में सेम तरह का बिहेवियर, दूसरे में क्या है बच्चा प्रतिलिपि व्यवहार करता है कि दूसरा कोई भी पर्सन है वो उसी के तरह वैसा ही व्यवहार करता है, उसको देखता है। तीसरा क्या है, समान व्यवहार करता है उसी तरह का, ठीक है, बिल्कुल बच्चा आंखें मूंद के कॉपी करता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जो पर्सन है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, बस बच्चा आंखें मूंद के क्या है उस तरह का व्यवहार करता है। तीसरे तरह के व्यवहार में समान व्यवहार हो गया, नंबर 1 हो गया समान व्यवहार, दूसरा हो गया प्रतिलिपि व्यवहार,
ठीक है। दूसरा हो गया प्रतिलिपि व्यवहार। तीसरा हो गया सुमेलित आश्रित, यानी बिल्कुल आश्रित है बच्चा, डिपेंड है बच्चा, ठीक है, आंखें मूंद कर विश्वास कर रहा है, सुमेलित आश्रित व्यवहार। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहाँ ये सोशल लर्निंग का हिस्सा है, इसलिए यहाँ डिस्कस कर दिया। सोशल लर्निंग ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन लिखी है बुक, जो लिखी है डोलार्ड एंड मिलर्स ने, ध्यान रखेंगे। सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी लिखी है एल्बर्ट बेंडूरा ने, बाद में इसका नाम चेंज किया था जब ये व्यवहारवाद से, जब संज्ञानवादी संप्रदाय में जुड़ गए थे, बाद में इसको चेंज किया था, ठीक है। और इमिटेशन की बात करें, वैसे इमिटेशन मॉडल अनुकरण की बात की है एल्बर्ट बेंडूरा ने की है, लेकिन अगर बुक का नाम पूछ लिया जाए सोशल लर्निंग ऑफ इमिटेशन, आपको यहाँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने साथ के साथ यहाँ एड ऑन किया है। डोलार्ड और मिलर ने सोशल लर्निंग ऑफ इमिटेशन बुक लिखी है, ये बुक है, इसमें 3 तरह का व्यवहार है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। समान तरह का व्यवहार करते हैं, सेम कंडीशन में सेम व्यवहार, जैसे ही कंडीशन चेंज बच्चे का व्यवहार चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या है प्रतिलिपि, यानी सामने वाले को जैसा देखता है बच्चा वैसा ही व्यवहार करता है, वहाँ कंडीशन मैटर नहीं करती कि कंडीशन कुछ भी है। तीसरा क्या है आश्रित, बिल्कुल क्या है सम्मिलित आश्रित है, बच्चा आंख मूंद कर उसी तरह का व्यवहार कर रहा है कि जो बड़ा कर रहा है वही सही है, वो खुद का बुद्धि नहीं लगाता। 3 तरह के व्यवहार की चर्चा की है इस बुक में सोशल लर्निंग ऑफ इमिटेशन। अब आगे बढ़ेंगे, आगे इसमें क्या है बेंडूरा ने 4 आधार प्रस्तुत किए, 4 प्रकार की, क्या बताया कि किसी भी चीज का मॉडल करते हैं हम। शैशवावस्था में हमारे रोल मॉडल माता पिता होते हैं, बाल्यावस्था में टीचर होता है, और किशोरावस्था में क्या है कोई खिलाड़ी हो गया, विलन है, हीरो है, किसी को भी हम रोल मॉडल या आइडियल मान सकते हैं कि किसने किस तरह से स्ट्रगल किया, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम क्या सीख पाएंगे। अब इन्होंने क्या किया कि कोई भी हमें लर्निंग करनी है तो उस लर्निंग करने से पहले हम उसका इमिटेशन तभी कर पाएंगे तब हम उनकी 4 चीज़ें बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे। क्या बात की, नंबर 1 अटेंशन, बिल्कुल बच्चा उसके व्यवहार को बिल्कुल ध्यान से देखेगा, अटेंशन से देखेगा, जिस तरह बच्चों ने पहली कंडीशन देखी थी बोबोडोल वाले एक्सपेरिमेंट में, बिल्कुल ध्यान से अगर बच्चा अटेंशन करता है तभी वो चीज़ सीख पाता है कि सामने वाला वयस्क है जो हमारा बड़ा है वो कौन सी कंडीशन में किस तरह का व्यवहार कर रहा है। दूसरा क्या है स्मृति यानी रिटेंशन, धारण करना, धारण, मेमोरी, स्मृति, रिटेंशन तभी वो याद रख पाएगा जब उसने उस सेम कंडीशन को ध्यान से ऑब्जर्व किया है, तभी सीख पाएगा। नंबर 1 अटेंशन, बिल्कुल ध्यान से देख रहा है बच्चा और ध्यान से देखा फिर उसे याद हो गया, स्मृति में आ गया, बिल्कुल रिटेंशन कर पाएगा। जैसे ही बच्चे के सामने उस तरह की कंडीशन आई बच्चा उस तरह के व्यवहार को अप्लाई करेगा अगर उसे मोटिवेशन वहाँ मिली है तो, ठीक है। नंबर 3 क्या है पुनः प्रस्तुतिकरण या अनुकरण, रिप्रोडक्शन, मैंने बाइलिंगुअल लिखा है रिप्रोडक्शन, यानी अब क्या है बच्चे ने देखा एक टाइम में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं बड़े तो उनको मोटिवेशन मिल रही है तो बच्चा भी क्या है उस सेम तरह के बिहेवियर को दोहरा देगा, पुनः रिप्रोडक्शन कर देगा उसी तरह के व्यवहार को जैसा बच्चे करते हैं बचपन में। टीचर्स की बच्चे बहुत नकल करते हैं, मेरी मैम आज ये सूट डाल के आई थी, मेरी मैम ये बोल रही थी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाओ, बच्चे बड़ा कॉपी करते हैं टीचर्स को जब बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं। और ज़्यादातर खेल्स आप देखेंगे, खेल्स जो लड़कियां खेलती है ज़्यादातर मैडम्स या टीचर ही बनती है, ये रियल लाइफ है, ठीक है। देखना आप खुद भी नोटिस करना। पुनः प्रस्तुतिकरण किया यानी इमिटेशन कर दिया बच्चे ने, अनुकरण किया, रिप्रोडक्शन कर दिया उसी व्यवहार का। फिर आगे क्या है, फिर उसे पुनर्बलन, अब क्या है बच्चे ने उस व्यवहार को दोहराएगा, तब दोहराएगा जब बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिलेगी या मोटिवेशन मिलेगी, दोनों एक ही नाम है, चाहे आप रीइंफोर्समेंट बोल दो यानी पुनर्बलन कर दिया। जैसे ही बच्चे ने अच्छा काम किया, हमने टॉफी दे दी तो वेरी गुड बोला, शाबाश बोला, बच्चे के लिए तालियां बजवाई क्लास में, तो बच्चे को लगा कि हाँ मैंने कुछ तो अच्छा किया है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है मेरे लिए तालियां बजाई जा रही है, प्रशंसा का पात्र बना है बच्चा। तो बच्चा क्या है उस तरह के व्यवहार को फिर से दोहराएगा अगर बच्चे को मोटिवेट किया जाता है। रीइंफोर्समेंट भी 2 तरह का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, तो वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। हालांकि एनसीईआरटी मानती है, हमारी एनसीईआरटी है, एनसीएफ है, इनमें टोटली नेग्लेक्ट किया गया है कि बच्चे को किसी भी तरह का दंड नहीं देना है, ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से।
से हम बच्चे को टॉर्चर नहीं कर सकते। अगर बच्चे को नहीं आ रहा है तो भी आप उत्साहवर्धन करें, ठीक है, कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीख जाओगे। ये नहीं कि उसके ऊपर हावी हो जाओ आपकी नहीं नहीं, आप तो कभी नहीं सीख पाओगे। तो ऐसी मोटिवेशन देने से बचना है। और ऐसी मोटिवेशन भी कई बार क्या है, नेगेटिव का तो जो प्रभाव है वो बच्चे पर नेगेटिव पड़ता ही पड़ता है, लेकिन कई बार जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है अगर वो ज़्यादा दे दिया जाता है तो उसके बाद क्या है कि बच्चे ने जैसे ही अच्छा काम किया, आपने क्लासरूम में लगातार तालियां बजवा दी कि वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बोलते रहे, बार बार आपने तालियां बजवा दी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चे के लिए उन तालियों और जो टॉफियां हैं वेरी गुड का भी असर खत्म हो जाएगा। तो एक टाइम स्किनर का जब सिद्धांत पढ़वाया था, मैंने ये बता रखी है, आप देख लेना, स्किनर भी यही बात करते हैं कि जो मोटिवेशन है ना वो बच्चे को एक टाइम पीरियड पे दो, कि आप 1 घंटे बाद दोगे, 2 दिन बाद दोगे, 4 दिन बाद दोगे। अगर लगातार हमने पॉजिटिव अगर रिइंफोर्समेंट भी अगर हम बच्चे में दे रहे हैं, स्किनर ने बात की है, ठीक है, आंशिक हो गया, अलग अलग है, कि अगर आपने जो मोटिवेशन है वो जो पॉजिटिव मोटिवेशन है वो भी डेली दे दिया अपने बच्चे ने, शाबाश कितना अच्छा बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा है, तो एक दिन ऐसा आएगा उस पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का असर भी बच्चे पर खत्म हो जाएगा। फिर चाहे आप वेरी गुड देते रहना, कि फिर ये बोलेगा बच्चा, ये महसूस नहीं करेगा कि हाँ मैंने अच्छा किया इसलिए मुझे वेरी गुड मिला, मुझे तालियां बजवाई गई मेरे लिए, ऐसा महसूस नहीं करेगा बच्चा कि ये मैडम तो ऐसी ही है, ये तो छोटे से काम के लिए वेरी गुड दे देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि बच्चे को लगे हाँ कि मैंने अच्छा काम किया है, और ऊपर से मोटिवेशन मिल जाए बच्चे को, ठीक है, मोटिवेशन मिल जाए तो वहाँ मोटिवेशन और रिइंफोर्समेंट काम करेगी। तो हर चीज़ की मात्रा होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी ज़्यादा दे दिया और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट भी ज़्यादा दे दिया, क्योंकि असर दोनों का एक समय बाद खत्म हो जाएगा। बच्चे को लगातार पीटा जा रहा है, लगातार पीटा जा रहा है, डांटा जा रहा है, एक टाइम ऐसा आ जाएगा बच्चा इतना निकम्मा और निठल्ला बन जाएगा कि क्या ये मैडम तो पीटती है, ये सर तो पीटते ही है, क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन चाटा खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो फिर क्या है उस चीज़ का आदी हो जाता है। तो हर चीज़ का क्या है समय अवधि होती है, समय के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से दी जाती है। और हालांकि एनसीएफ है वो तो हमारा मना भी करता है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के लिए, कि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट से बच्चे क्या है मानसिक रूप से कमज़ोर फील करते हैं, उनका जो मेंटली टॉर्चर किया जाता है उनको, तो जो दंड दिया जाता है, तो दंड तो दिया ही ना जाए बच्चों को, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं, ये 4 चीज़ बताई कि अटेंशन होनी चाहिए, बच्चा ध्यान से देखेगा तभी सीख पाएगा, सोशल लर्निंग के लिए धारण करेगा, रिटेंशन होगी, पुनः प्रस्तुतिकरण करेगा तभी कर पाएगा अनुकरण, रिप्रोडक्शन जब वो चीज़ें उसने ध्यान से देखी होगी, फिर पुनर्बलन दे दो बच्चे को, अभिप्रेरणा, किसी भी अगर व्यवहार को हमें स्थायी बनाना है तो बच्चे को रिइंफोर्समेंट दे दो पॉजिटिव वाली, की शाबाश आपने अच्छा किया, आप और भी अच्छा कर सकते हैं अगर आप ऐसा करोगे। तो इस तरह क्या है अच्छे ज्ञान को पुनर्बलन से स्थायी किया जा सकता है, कि जो अच्छी चीज़ें हैं, और बुरे व्यवहार को छुड़ाया जा सकता है। अगर बच्चा बार बार गलतियां कर रहा है तो उसको थोड़ा सा अगर डांट भी दे तो इससे कोई फर्क नहीं आएगा, बच्चे का जीवन बच जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर बार बार गलतियां करना सीखने का एक भाग है, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि हाँ बच्चा जितनी गलतियां करेगा, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था तो हजारों गलतियां हुई थी, उनसे 999 बार फेल हुए थे, लेकिन किसी ने उन्हें क्या है डिमोटिवेट नहीं किया कि आप नहीं कर सकते ऐसा, तो फिर उन्होंने क्या है 1000वीं बार सफलता हासिल की थी। इसी तरह क्या है बच्चे को इतना ना तो डांटा जाए और न ही इतनी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दी जाए कि बच्चा क्या है उस चीज़ का बच्चे पर कोई इफेक्ट ही ना आए। इफेक्ट आना जरूरी है दोनों तरह के रिइंफोर्समेंट का। तो बुरे व्यवहार को हम छुड़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चा है बाल्यावस्था का बच्चा है, उसे क्या है दंड का भी डर लगता है कि नहीं चाहे आप मारो ना, लेकिन ऐसा बच्चे को थोड़ा सा फील होना चाहिए कि हाँ अगर मैं बार बार ऐसी तरह की पढ़ाई में ध्यान नहीं है बच्चे का, बिल्कुल भी नहीं है, बार बार टीचर ने प्यार से समझा लिया फिर भी बच्चा नहीं मान रहा, तो लास्ट हथियार थोड़ा सा होता है बच्चे को डांटा जाता है ताकि वो अच्छा ट्रैक पकड़ ले। ये बच्चे की भलाई के लिए होता है,
ठीक है। ये नहीं कि बच्चे को तुरंत ही हम नकार देंगे कि टोटली नहीं, आप नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं करना हमें बिल्कुल, ठीक है। अगर प्यार से मानता है तो बड़ी ही अच्छी बात है, लगभग बच्चे मान जाते हैं, लेकिन आपने बार बार नेगेटिव रिइंफोर्समेंट दे दी बच्चे को, फिर सुधारना मुश्किल हो जाता है वहाँ बच्चे को, ठीक है। क्योंकि बच्चे की अब साइको ऐसी बन गई कि ये मैडम तो आएगी, आते ही मेरे को डांट लगानी ही लगानी है इसने, चाहे मैं अच्छा कर लूँ चाहे वो अच्छा ना भी करूँ, तो फिर उसके मन में ऐसा भाव क्रिएट हो जाता है बच्चे का, फिर वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो ठीक है, एज ए टीचर हमें बच्चों का फ्यूचर बनाना है, वो किस हिसाब से कितनी मात्रा में देनी है कि हाँ एक बार डांट लगाते हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां समझ जाती है, लड़कियां रोने भी लगती है, इमोशनल होती है कि एक बार आपने डांट लगा दी तो फिर क्या है दोबारा वो गलती कभी नहीं करेगी, ठीक है। थोड़ा सा बॉयज़ को प्रॉब्लम होती है कि हाँ डांट लगाइए फिर भी हंसते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हर चीज़ का असर होता है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का भी असर होता है, पॉजिटिव का भी। अब आ जाओगी, पुनर्बलन के दो तरह प्रकार बताए हैं इन्होंने, एल्बर्ट बेंडूरा ने, कि दो तरह का बिहेवियर होता है। नंबर क्या है, एक होता है स्थापन, ठीक है, स्थानपन होता है, स्थानापन, ठीक है, इसे बोला जाता है, इंग्लिश में ट्रांसफर नहीं होता, वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट बोलते हैं, मैंने दोनों भाषाओं में लिखा है। दूसरा है आत्म पुनर्बलन, यानी प्रत्यक्ष रूप से ये पुनर्बलन मिलता है। अब अंतर समझो इसमें क्या होगा, कैसे होगा। एक होता है सेल्फ रिइंफोर्समेंट, एक होता है दूसरा वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट। अब अंतर क्या है इनमें, इसमें क्या है, वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट में क्या है, ये बच्चे को डायरेक्ट नहीं दिया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल कि बच्चे क्या है, बार बार बच्चे शरारती होते हैं, ठीक है, ये बात है होती है, तो बार बार बच्चे क्या है शरारत कर रहे हैं, इनडिसिप्लिन होते जा रहे हैं क्लासरूम में, तो टीचर क्या है उन्हें पढ़ाना चाहता है लेकिन बच्चे फिर भी क्या है पढ़ने के लिए रेडी नहीं है, तो टीचर क्या करेगा कि एक बिल्कुल ही वो चंचल बच्चा है उसको एक चांटा लगा दिया, तो बाकी बच्चे क्या है उसको देख के चुप हो जाएंगे कि अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। तो ये चीज़ होती है इनडायरेक्ट, यानी एक बच्चे को चांटा लगाने के बाद पूरी क्लास में शांति हो गई, यानी एक बच्चे को क्या है सजा मिली और उसको देख के बच्चे बाकी सारे के सारे क्या है उनको भी रिइंफोर्स मिल गया कि क्या है हम भी क्या है हमारा भी नंबर आ सकता है अगर हमने शरारत की। तो ये होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। प्रत्यक्ष बच्चे को पूरी क्लास को नहीं पीटा गया, एक को चांटा लगा दिया गया, जैसे दूसरे को देखकर बच्चा सीखता है कि हाँ ये शरारत कर रहा था, इसको चांटा लगा तो अब की बार तेरी भी बारी आ जाएगी, तुझे भी डांटा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, एक बच्चे को चांटा मारने पर सारे बच्चे चुप हो जाते हैं, ये मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है। पूछा जाता है कि बताइए, सीधा डायरेक्ट लाइन लिखी होगी कि बताइए ऐसा एक बच्चे को टीचर है वो चाहे आप वर्बली डांट लगाते हैं उसे या चांटा लगा दो फिजिकली रूप से, दोनों तरह का क्या है ये वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि टीचर का मकसद यही होता है कि एक बच्चे को डांट कर बाकी पूरी क्लास को शांत करवाना है, ठीक है। ये नहीं कि टीचर का कोई खुद का बेनिफिट नहीं है कि हाँ टीचर बच्चे को पीटना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो माहौल क्रिएट कर रहा है ना पढ़ाने के लिए। बच्चे अगर शांत नहीं होंगे तो वो कैसे अपने नॉलेज का डिलीवर कर पाएगा। तो एक बच्चे को चांटा मारने पर बाकी सारे बच्चे चुप हो जाते हैं, ये होता है वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट। नंबर 2 की बात करें, सेल्फ रिइंफोर्समेंट, इसमें क्या है डायरेक्ट बच्चे को ही, ठीक है, चाहे बच्चे है चाहे टीचर है, जैसे टीचर से कोई गलती हो गई तो टीचर से गलती हो गई तो प्रिंसिपल ने क्या किया, प्रिंसिपल ने देखा कि हाँ टीचर ने कोई गलती कर दी तो क्या है उसे अकेले में बुलाकर डांटने की बजाय बच्चों के सामने ही डांट दिया कि आपसे ऐसे गलती कैसे हो गई, आपने बच्चे को डांटा है या ऐसी कोई चोट लगा दी बच्चे के, ठीक है, जिससे बच्चे की ब्लीडिंग होने लगी या कोई ऐसा कुछ हो गया, ऐसा इशू था तो टीचर को डांट दिया गया, प्रिंसिपल ने डांटा टीचर को। तो उस वजह से क्या है बच्चों पर क्या असर आया, ठीक है, कि डायरेक्ट टीचर को डांटा गया, अगर हम गलती करेंगे तो हमें भी डांटा जा सकता है, पीटा जा सकता है। तो ये प्रत्यक्ष पुनर्बलन मिला टीचर को, ठीक है, डायरेक्ट डांट मिली, ठीक है, प्रिंसिपल के द्वारा टीचर को। तो दो तरह के पुनर्बलन की बात की एल्बर्ट बेंडूरा ने। एक तो हो गया एक को देख के दूसरे को देख के बच्चा सीखता है दूसरा बच्चा, और एक होता है डायरेक्ट रूप से दिया जाता है और एक इनडायरेक्ट रूप से। इसमें क्या है बच्चा क्या
है, एक बच्चे को चांटा मारने पर सारे बच्चे चुप हो गए और इसमें देखा कि बच्चे ने क्या है, टीचर के बुरे व्यवहार पर क्या है, प्रिंसिपल उसको डांट लगाता है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष पुनर्बलन और ये हो गया इनडायरेक्ट। ठीक है, अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं या प्रत्यक्ष नहीं दिया जाता। एक बच्चे को देखकर बाकी बच्चे भी सीख गए कि ऐसी गलती रिपीट नहीं करनी। तो दो तरह के पुनर्बलन की बात की। एक हो गया आत्म पुनर्बलन जो खुद को ही दिया जाएगा, चाहे बच्चा है चाहे टीचर है, जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से दिया जाएगा। दूसरा है स्थानापन्न। ठीक है, इसे वाइकेरियस बोला जाता है, ट्रांसफर नहीं होता, वाइकेरियस है, लिख लेना। ठीक है, तो दो तरह की बात की। अब जो ये सोशल लर्निंग है बच्चे के जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती है। बच्चा बड़ों को देखकर सीखता रहता है, जिस तरह की भी एक्टिविटीज उसके समाज में होती है। अब आ जाओ भी, बालक का जो सामाजिक व्यवहार है वो ना अन्योन्य अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। कैसे? यानी पारस्परिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। दूसरे जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसी तरह का व्यवहार बच्चे में विकसित हो जाता है। ठीक है, के आधार पर विकसित हुआ या अन्योन्य का मतलब क्या है? परस्पर या रेसिप्रोकल। ठीक है, आपस में जो समाज सोसाइटी के लोग हैं उनका आपस में बिहेवियर कैसा है? अगर पॉजिटिव है तो बच्चा उनको देखकर वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उसके बड़े कर रहे हैं। ठीक है, पारस्परिक अंतःक्रिया देखेगा, बच्चा खुद नोटिस करेगा, आपके बताने से नहीं होगा। बच्चा जो चीज देख रहा है रियल लाइफ में वही चीज है। टीचर्स अच्छे हैं, पेरेंट्स अच्छे हैं, सोसाइटी अच्छी है तो 100% ये श्योर है कि बच्चे का IQ है, जो सोशल लर्निंग है वो द बेस्ट होगी, बेहतर होगी। बच्चे को अब क्या है, जोकर है, जोकर का जो एक्सपेरिमेंट किया था तो जोकर में इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जोकर जिस तरह का व्यवहार करता है उसी तरह का व्यवहार बच्चे करते हैं, क्योंकि बच्चे भी क्या है, बंदरों की तरह नकलची होते हैं। बच्चों को क्या पता है कि किस तरह का व्यवहार करते हैं, जिस तरह का व्यवहार बच्चे बड़ों को देखते हैं करते हुए उसी तरह का व्यवहार दोहराते हैं। एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि बच्चे क्या है, नकल करते हैं, इमिटेशन करते हैं। शक्तिमान को देखकर बच्चे ने उड़ने की कोशिश की, स्पाइडरमैन को देखकर छलांग लगाने की कोशिश की, तो उस दुर्घटना के माध्यम से कई बच्चों की जानें चली गई। तो पेरेंट्स को भी इस तरह से अवेयर रहना चाहिए कि हमारे बच्चे किस चीज़ का इमिटेशन कर रहे हैं, अच्छी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या कोई ऐसी समाज में, हाँ वो रोल मॉडल अच्छा है, शक्तिमान सभी की मदद करता है, लेकिन बच्चों के दिमाग में, साइको में कुछ ऐसी चीज़ें कैप्चर कर गई कि हाँ ये उड़ सकते हैं तो हम भी उड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़ पर भी बच्चों को समझाना है कि ये काल्पनिक होते हैं, ऐसी रियल लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें नहीं होते। तो वहीं अगर हम बच्चे को वहाँ समझा देंगे तो चांस होंगे कि बच्चे ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसी तरह क्या है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट में जितनी तरह के जो कार्टून हैं जो हिंसात्मक दिखाते हैं, लड़ाई झगड़ा को प्रमोट किए जाते हैं, ठीक है, कि बच्चे देख के आपस में आक्रामक हो सकते हैं, गुस्से टाइप वाले हैं, हिंसात्मक जहाँ पर क्या है लड़ाई झगड़ा होता है, तो क्या बोला गया कि जो बच्चे हैं उनको हिंसात्मक कार्टून नहीं दिखाने चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे उनके व्यवहार का इमिटेशन करने लगते हैं। जिस तरह का वो करेक्टर करता है वो पता है हमें काल्पनिक है, वो बच्चे को मनोरंजन करवाने के लिए होता है, लेकिन उसका प्रभाव क्या आ रहा है, इफेक्ट क्या आ रहा है, वो चीज़ मैटर करती है। ठीक है, बच्चे थोड़ी देर मनोरंजन कर लेंगे उसके लिए, लेकिन अगर बच्चों ने उनके लिए उनकी कॉपी कर दी तो वो चीज़ें खतरनाक हो सकती है उस बारे में। ठीक है, फिर ये बैन भी कर दिए गए थे कि जो हिंसात्मक कार्टून है ये बच्चों को नहीं दिखाने चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह आजकल आते भी है, छोटा भीम हो गया, वो चीज़ हो गई, मोगली हो गई कि जानवर बोलते हैं, तो बच्चे के दिमाग में क्या कल्पना बैठ गई कि जानवर भी बोलते हैं। जब वो आसपास की सोसाइटी में देखेंगे, थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे तो वो क्वेश्चन करेंगे कि ये हमारे जानवर जो टीवी में तो ये बोलते हैं लेकिन रियल लाइफ में क्यों नहीं बोलते। फिर उनका जवाब देना हमारे समाज के लिए मुश्किल हो जाता है। तो पहले ही आप बताएं कि ये टेक्नोलॉजी अलग होती है और काल्पनिक दुनिया है ये, और काल्पनिक दुनिया से रियल लाइफ है वो अलग होती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है एज ए टीचर भी और एज ए पेरेंट्स भी कि हम बच्चों को पहले ही क्लियर करके बताएं हर चीज़। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल याद आ गया मेरे,
कि बच्चे ने एक पेरेंट्स से पूछ लिया कि पापा खरबूजा मीठा क्यों होता है, तो पेरेंट्स का भी बड़ा फनी सा जवाब रहता है कि हम बच्चे को क्लियर नहीं करते। तो पापा ने बताया कि बेटा भगवान जी आए थे, आप जब सो रहे थे तो तरबूजे में क्या है, चीनी मिलाकर चले गए। तो ये बिल्कुल अनलॉजिकल पेरेंट्स का तर्क था, तो उन्हें क्लियर करके बताना चाहिए था कि फिर बच्चे के दिमाग में क्या इमेजिनेशन बैठी कि हाँ जब हम सोते हैं तो क्या है, ये जो भगवान जी आएंगे वो चीनी मिलाकर चले जाएंगे, इसी कारण सारी चीज़ मीठी होती है। तो वहीं आप बच्चे को क्लेरिफाई करो, नहीं कि ऐसा नहीं है, नेचुरल प्रोसेस होता है, ऐसे ऐसे होती हैं। अगर वही चीज़ें बच्चे को समझा दी जाती है तो बच्चा बेहतर समझने का प्रयास करता है। ये नहीं कि उसे फनी आंसर करके बच्चे को एक बार के लिए टाल दिया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे आप पेरेंट्स हैं चाहे टीचर्स हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या है, अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है वो त्रिपद्धतीय माना जाता है। त्रिपद्धतीय, यहाँ मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ किस तरह। अब 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है कोई भी चीज़ अगर बच्चा सोशल लर्निंग के माध्यम से करता है। नंबर 1 क्या है, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, यानी जो भी बच्चे का रोल मॉडल है, जिस भी बच्चे की मॉडलिंग कर रहा है बच्चा अडल्ट की, तो वो किस तरह का व्यवहार कर रहा है ये हमें ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। कार्टून की कॉपी कर रहा है तो वो कार्टून किस तरह का व्यवहार कर रहा है, या समाज में किसी को रोल मॉडल अगर बच्चे ने बना लिया है तो इसीलिए तो पीटीएम्स करवाई जाती है। जैसे हमने यूरी ब्रेनर का सिद्धांत पढ़ा था कि पीटीएम में क्या होता है, टीचर भी पेरेंट्स भी जान सके कि टीचर कैसा है, उसका नेगेटिव प्रभाव बच्चे पर ज़्यादा है या पॉजिटिव, दोनों चीज़ें पाई जाती है एक इंसान में, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। लेकिन कोशिश करो कि जानने की कि जो टीचर का स्वभाव है वो कैसा है बच्चे के प्रति, ताकि बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, यानी जो भी मॉडल है बच्चा किसको ऑब्जर्व कर रहा है। दूसरा क्या है, व्यक्ति का संज्ञान, यानी संज्ञान जुड़ता है बुद्धि से, यानी कौन सी बुद्धि है, सोशल है ज़्यादा है कि कोई छोटी सी समस्या आई तो उसको देख के वो रोता ही रह गया कि अरे ये मेरे साथ क्या हो गया। संज्ञान दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। बुद्धि भी 2 तरह की होती है, एक होती है इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू, एक होती है हमारा जो नॉर्मल बुद्धि बोलते हैं, ठीक है, लॉजिक लगा के जिस चीज़ से सीखते हैं हम। कई व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी सी समस्या आई कि बैठ के रोने लगते हैं उनको सुलझाने की बजाय। तो अब नंबर 2 की बात क्या कर रही है कि व्यक्ति का संज्ञान कैसा है, कॉग्निशन कैसी है, कि क्या वो लॉजिक लगा के हर चीज़ पर काम कर रहा है, समस्या को कैसे सोल्व आउट कर रहा है, या वो फुली इमोशनल है। तो दूसरी चीज़ क्या है, व्यक्ति का कॉग्निशन ढूंढना है। नंबर 3 कि व्यक्ति का वातावरण, यानी जिस एनवायरनमेंट में रहकर व्यक्ति जिस तरह का बिहेव कर रहा था वो कौन सा एनवायरनमेंट था, ठीक है, वो समस्याओं से जूझ रहा था या अच्छे खुशनुमा माहौल में था, कि खुशनुमा में माहौल में था तो किस तरह का व्यवहार किया उसने, अगर दूसरी विपदा में था, बुराइयों में फंसा हुआ था तो किस तरह का माहौल जैसा व्यवहार किया। तो ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होगी, तीनों के अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चा सीखता है, यानी तीनों जब अंतःक्रिया करेगी आपस में, ठीक है, तो उस हिसाब से बच्चा सीखेगा और क्या चीज़ लगाकर अपनी बुद्धि के हिसाब से सीखेगा। एल्बर्ट बंडूरा के बारे में मैंने पहले बात की थी कि एल्बर्ट बंडूरा है वो पहले व्यवहारवादी थे, लेकिन व्यवहारवाद संप्रदाय को छोड़कर वो क्या है, कॉग्निशन में शामिल हो गए। कॉग्निशन क्या कहता है कि हर काम बच्चा क्या है, बुद्धि के आधार पर करेगा, बुद्धि लगाकर करेगा। तो इसी के तहत क्या है, बुद्धि से जुड़ जाएगी ये चीज़ें। व्यवहार किस तरह का व्यवहार कर रहा है, वातावरण कैसा है व्यक्ति का, और क्या है संज्ञान कैसा है व्यक्ति में, बुद्धि कैसी है, ये तीनों तरह की जब क्रियाएं आपस में इंटरकनेक्टेड होगी उसके माध्यम से बच्चा लर्निंग करेगा। इसी कारण इसके सिद्धांत को त्रिपद्धतीय सिद्धांत भी बोला जाता है। त्रिपद्धतीय संज्ञानवादी, ठीक है, त्रिपद्धतीय कई बार पूछा जाता है त्रिपद्धतीय संज्ञानवादी कौन है, तो अल्बर्ट बंडूरा रहेंगे जो त्रिपद्धतीय संज्ञानवादी है। क्वेश्चन की गहराई समझनी है कि क्या पूछा जा रहा है। त्रिपदीय संज्ञानवादी क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 3 एस्पेक्ट ऐसे दिए जिसके हिसाब से बच्चा क्या है, मॉडलिंग करता है, बड़े का व्यवहार देखता है, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, व्यक्ति का संज्ञान कैसा है और व्यक्ति का वातावरण कैसा है। जब ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होगी तो बच्चा खुद
खुद तो अपनी बुद्धि लगाएगा और फिर उस हिसाब से क्या है बच्चा सोशल लर्निंग करेगा। इसी कारण इनके सिद्धांत को त्रिपद्धतीय संज्ञानवादी विचारक भी बोला जाता है इन्हें, ठीक है। त्रिपद्धतीय, कंफ्यूज मत हो जाना कि त्रिपद्धतीय सिद्धांत है जो सामाजिक लर्निंग से जुड़ा है वो एल्बर्ट बेंडूरा का रहने वाला है, क्योंकि 3 एस्पेक्ट की इन्होंने बात की है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा सिद्धांत है जो सामाजिक अधिगम है ये बच्चे के जन्म से मृत्यु पर्यंत चलेगा, क्योंकि बड़े को वो हमेशा देखता रहेगा कि बड़ा किस तरह से एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है। चाहे बच्चा खुद मैच्योर हो जाए, इंटेलिजेंस उसका काम करने लगे, लेकिन हिस्ट्री है, इतिहास भी हमें यही सिखाती है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट हासिल की। तो इसी तरह क्या है बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चीज़ें सीखता रहता है, अपने बड़ों को देख देख के। डिपेंड करता है उसकी समाज सोसाइटी कैसी है। कल्चर की बात बिल्कुल भी नहीं की है एल्बर्ट बेंडूरा ने, ओनली सोशल समाज की बात की है, सोशल लर्निंग की बात की है, समाज प्लस संस्कृति की बात करने वाले वाइगोत्स्की है। फुल डिटेल वीडियो अपने चैनल पर है, आप वहाँ देख सकते हैं। वाइगोत्स्की है, पियाजे है, वो चीज़ें डिटेल में करवा रखी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हल का सिद्धांत पढ़ेंगे, काउंट-लेविंग का सिद्धांत पढ़ेंगे जो क्षेत्रवाद से जुड़ता है। तो जो एल्बर्ट बेंडूरा का सिद्धांत है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास में पढ़ेंगे हम काउंट-लेविंग का सिद्धांत। और सभी को हैप्पी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं इसी तरह हर रोज रात 8 बजे साइकोलॉजी की क्लासेस के साथ। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस।